ओके, सो हमने अभी देखा था कि बेलाडोना जो है उसका जो कोर रूब्रिक है हाइड्स थिंग्स। फिर हमने देखा कि क्यों और कब करता है वो, और फिर ये भी देखा हमने कि कितना, किस हद तक, कितना तक करेगा वो सब हम देख चुके हैं कल। सो टुडे पेज नंबर पेज नंबर 43, उस पे लास्ट में थोड़ा सा दिया है हेडिंग, जो डी नंबर है वहां से हमको करना है। सो जनरल नेचर और कैरेक्टर ऑफ बेलाडोना एज अ नॉर्मल पर्सन। तो एक जो उसका स्वाभाविक जो स्वभाव बोलेंगे एक बेलाडोना का, एक जब वो बीमार नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है, वो अवस्था में उसका स्वभाव क्या है वो अब हम देखेंगे। सो व्हाट डज जनरल नेचर मीन्स, मतलब ये जनरल जो स्वभाव मतलब स्वाभाविक बोलते हैं भाई उसका बेसिक नेचर, तो उसका मतलब क्या हुआ। सो वी कैन कॉल इट हैबिट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्शंस ऑफ अ पर्सन। सो हम जनरल नेचर मतलब क्या बोल सकते हैं, एक आदत, मतलब उसकी अलग अलग जो क्रियाएं हैं किसी बंदे की, और वो उसका जनरल नेचर डिफाइन करता है। What popularly is known as habit is reality, love for personal conveniences and preferences, which keeps a person unaware of the fact that they are being taken as a disqualification by others. सो इसमें हम कह देंगे कि हैबिट, क्या हम हैबिट मतलब क्या समझते हैं, जो कि हम ज्यादातर हैबिट के हिसाब से भाई उसकी तो ये आदत है, तो ये क्या है, ये पर्सनल कन्वीनियंसेस है, जो हम उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो जो पर्सनल कन्वीनियंस है, जो हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो हम बहुत अपनी जो दिनचर्या सही आराम से चलने के लिए हम कुछ आदतें डेवलप कर लेते हैं अपने में, और उसमें हम भी अनअवेयर होते हैं, लाइक हमें भी पता नहीं होता क्या, कि वो जो फैक्ट कि वो दूसरों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, हमारे लिए वो आदतन हमारी कन्वीनियंस है, बट दूसरे के लिए वो डिस्क्वालिफिकेशन एग्रीएबल नहीं हो सकता। So this he will not change even if he has to break the social norms and is subjected to objection, because the person concerned do not find any wrong in what he does. So यहाँ क्या बता रहे हैं कि बेलना जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो बदलेगा नहीं अपने को, और इस हद तक भी नहीं बदलेगा कि उसके जो सोशल जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं वो भी ब्रेक करना पड़ सकता है, लेकिन वो अपने को नहीं बदलेगा। मतलब कि उसको फिर लोग ऑब्जेक्शन ही दिखाते रहेंगे, उसकी जो भी क्रियाएं चलती रहेंगी, क्योंकि क्या होगा, क्यों नहीं वो चेंज करता अपने को, क्योंकि वो कभी भी जो कर रहा है उसको कभी वो गलत नहीं समझता है। So it is in this context that we have to study the general nature of belladonna. तो मतलब ये हम सब करते हैं ऐसी चीजें, तो यहाँ पे हम इसी कंटेक्स्ट में बेलाडोना को देखेंगे, which has its background in the group of rubrics already studied under the heading why belladonna needs to hide। तो हमने जो देखा पीछे कि बेलाडोना क्यों हाइड करने की उसको जरूरत पड़ती है, उसके अंतर्गत हमने कुछ रूब्रिक्स के ग्रुप देखे थे, तो वो इसी चीज को वो दिखाता है कि वो नॉर्मली कैसे रहना चाहता है, और इस वजह से ही वो हाइड करता है। I have tried to divide this part of belladonna into 12 different stages. There can be many more. तो सर ने, सेगर सर ने ये जो बेलाडोना को है ये स्वभाव वाला पार्ट है, इसको 12 स्टेजेस में बांट दिया है। There can be many more. I call them different entry points to the Belladonna Castle, which is under siege and is sealed from within on all sides by the enemy, which can be identified by the signs and signals indicating its weak points. तो सर बता रहे कि मैंने तो सिर्फ 12 स्टेजेस में ही बांटा है, और भी बहुत हो सकते हैं, और सर इन सबको एंट्री पॉइंट मानते हैं, जो बेलाडोना का जो बोलेंगे महल है उसके अंदर घुसने के लिए। और वो क्यों, क्योंकि उसमें घुसने का रास्ता नहीं, क्यों, क्योंकि वो सीज उसको उस पर कब्जा कर लिया गया, पूरी तरह से उसको सील कर दिया गया है सब तरफ से, किससे, एनिमी के द्वारा। एनिमी मतलब वो जो हम बोलेंगे जो डिजीज हो गया उसको ले सकते हैं। तो अभी वो
जो एंट्री पॉइंट्स हमको किस, और ये जो एनिमीज है, ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं, हाँ एंट्री पॉइंट्स है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो जो साइंस या सिग्नल्स देगा, जो और वो देगा वो उसका वीक पॉइंट्स का, कि हाँ यहाँ से हम इस वेलोडोना को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो साइंस एंड सिग्नल्स हमको मिलेंगे. The first stage form its basic nature, which is to be found in the cumulative sense of the following group of rubrics. तो सर बताते हैं पहला स्टेज जो है उसका बेसिक स्वभाव, और वो जो जो नीचे रूब्रिक्स दिए गए हैं उससे आइडेंटिफाई होगा उसका पहला स्टेज का जो बेसिक नेचर जिसमें डिफाइन होगा. सो फर्स्ट इज डिल्यूजन. पुअर थिंग्स ही इज. डिल्यूजन. फ्लोटिंग इन एयर. Delusion, wealth, imagination of. Frivolous, unreliable, promises in his. Light desire for. Delusion, sensation, misrepresents his. Delusion, now well, now sick. Play, passion for gambling. Delusions, passion for gambling, for money making. तो इससे हमको उसका बेसिक स्वभाव पता लग रहा है, ये रूब्रिक्स जो है उसके अंदर, तो ये उसका स्वभाव है. सो अभी टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रूब्रिक, लेट अस नो व्हाट आर डिल्यूजन्स. तो जो पहला रूब्रिक जो है डिल्यूजन पुअर थिंग्स ही इज, इसको शुरू करने से पहले सर बोले कि डिल्यूजन वर्ड को हम थोड़ा समझेंगे. इन डिक्शनरी डिल्यूजन और फॉल्स इम्प्रेशन, एक गलत बोलेंगे झूठा एक छाप, तो वो एक डिल्यूजन है. अ फॉल्स बिलीफ और अ फॉल्स ओपिनियन, मतलब झूठी एक जो बोलते हैं उसका विश्वास या उसका कुछ झूठा राय हो सकता है. इन द रिपर्टरी अंडर द हेड डिल्यूजन, द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स ऑफ मेंटल स्टेट्स आर एनलिस्टेड, दैट इज इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस एंड इल्यूजन्स. सो सर बता रहे हैं कि रिपर्टरी में क्या है, डिल्यूजन के अंतर्गत ही और जो डिफरेंट फॉर्म्स जो मेंटल स्टेट के दिए हुए हैं वो है इमेजिनेशंस, hallucinations and illusions. So imagination means a thought process that is the product of the mind which has no relation with reality. So imagination का मतलब क्या बता है कि वो सोचने की प्रक्रिया जिससे कि जो प्रोडक्ट आएगा माइंड में सोचने के बाद उस थॉट प्रोसेस के, उसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन, poor thinks he is, it is his thinking is making it so. तो ये उसका जो है सोच है, और ये सोच की वजह से वो वैसा पुअर अपने आप को समझ रहा है. But the question that may be asked, when a really person who has many ailments comes to us for his treatment, will such a patient be covered by the rubric delusions, sick imagines himself? सो अभी सर ये क्वेश्चन रेज करें कि अगर कोई रियली बीमार बंदा है, वो आ गया हमारे पास, और उसको जो तकलीफें हैं उसके लिए आया है उसका इलाज करने के लिए, तो क्या वो पर्सन को डिल्यूजन सिक इमेजिन्स हिमसेल्फ में कवर किया जा सकता है क्योंकि वो सिक है? तो क्या वो उसका डिल्यूजन हो सकता है? द आंसर इज टू बी सिक इज क्वाइट डिफरेंट. To be sick is quite different from feeling or imagine that one is sick. So आंसर क्या हो गया इसका कि सिक होना, बीमार होना, ये पूरी तरह से अलग है किससे, फील होना या कल्पना करना कि भाई मैं तो बीमार हूं. So there are two things. One, the person has no ailments but he feels or imagines that he is sick. तो यहाँ पे दो चीजें होंगी. एक तो वो जो पर्सन है उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, बट उसको ये महसूस हो रहा है या वो ऐसे कल्पना कर रहा है कि वो बीमार है. The general remark that he invites is his problem are imaginary and he needs to consult a psychiatrist. तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है और तब वो ऐसा फील करे, तो जनरल रिमार्क जो भी लोग उसके आसपास होंगे यही बोलेंगे कि भाई इसकी जो ये सब तो तकलीफें काल्पनिक हैं और उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. Feeling sick, quite wants to be
रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, ये रूब्रिक्स देखेंगे। The second is that there is no doubt that he is really sick, but unlike others, he always asks for concessions. So सेकेंड चीज और क्या से, पहली तो है कि भाई वो बीमार ही ना हो और वो ऐसा महसूस कर रहा। दूसरा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो सच में बीमार होगा, लेकिन दूसरों की तरह वो हमेशा कुछ ना कुछ कंसेशन, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो चाहेगा कि मुझे कुछ स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट मिले। सो हिज आर्ग्यूमेंट यूजुअली इज, यू नो आई एम सिक, हाउ कैन आई डू दिस और दैट, and in this way finds pretext to shirk from his duties etc. तो वो क्या बहस करेगा ज्यादातर कि यार तुमको तो पता है मैं बीमार हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और ये क्यों करेगा, वो जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटी है उससे अपना कंधा पल्ला झाड़ लेने के लिए करेगा। The main purpose for my raising this point is that the delusion may be interpreted as false feelings in the perception of others, but not for the one who is under their operation. तो सर का जो मेन जो कारण है ये पॉइंट रेज करने का वो यही है कि डिल्यूजन को हम कैसे समझ लेते हैं कि एक झूठी भावना जो हो सकती है उसकी फील हो सकती है किसी चीज को दूसरों को समझने के उसमें, बट उसके लिए नहीं होगा जो उसके अंतर्गत आ रहा है, मतलब but not for the one who is under their operation. From the delusion, we learn that there are different formations of the nervous system that are controlling imaginations, hallucinations, and illusions independent of each other. So delusion से हमको पता लग रहा है कि दो नर्वस सिस्टम के जो अलग अलग इम्प्रेशंस जो हम बोल सकते हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है ये किसको, इमेजिनेशंस को, हेलुसिनेशंस को, इल्यूजन्स को, और ये एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट है। कमिंग टू आवर रियल जॉब ऑफ फाइंडिंग व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ बेलेडोना, द फर्स्ट रूब्रिक व्हिच ड्रॉज अटेंशन इज delusion, poor thinks he is, poor that is short of something. So अब हमारा जो रियल काम क्या है सर बता रहे हैं कि हमको बेलेडोना का रियल नेचर को समझना है। तो पहला रूब्रिक जो है वो है डिल्यूजन, पुअर ही थिंक्स ही इज। तो यहाँ पे पुअर मतलब क्या होगा, किसी चीज में तो कम हो जाना, कुछ तो कम है ना। सो hallucinations are false sensations or feelings. So और hallucinations क्या है कि एक झूठा महसूस होना, कोई चीज महसूस होना या कोई भावना हो सकती है, जैसे कि हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल वी हैव द डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर। तो डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर ये एक फॉल्स सेंसेशन है। तो द फीलिंग ऑफ फ्लोटिंग इन द एयर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ माइंड विच प्रोड्यूसेस थॉट्स, it is just a sensation, a feeling that is conveyed by a set of nerves about the condition of the body, as it involves a disturbance in the sensory nerves which are responsible for the healthy functioning of the three senses, that is of smell, taste and touch. तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग इन एयर वाली जो फीलिंग है ये बोले कि ये माइंड से नहीं आ रही है, जो कि थॉट्स प्रोड्यूस करती है, ये एक सेंसेशन उसको वो महसूस हो रहा है, वो फीलिंग जो कि कौन कन्वे करता है हमारी बॉडी से, नर्व्स उसको कन्वे करती है। मतलब यहाँ पे नर्व का रोल भी आ जा रहा है कि वहाँ पे जो नर्व्स की जो कंडीशन है, जो बॉडी मैसेज दे रहा है ब्रेन को, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। तो यहाँ पे सेंसरी नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हेल्दी फंक्शनिंग हो किसी भी सेंसेस की, कि हम क्या सूंघ रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या टच, उसका सही सही जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाए, वो सेंसरी नर्व्स का काम है। तो यहाँ पे क्या है, हेलुसिनेशन में ये चीज यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये सिर्फ माइंड से नहीं चल रहा है, ये सेंसेशन, वो नर्व्स भी वहां पे रोल प्ले कर रही हैं। फिर illusion that is visions involves to sense, that is of sight and hearing. It is in other words a disturbance, a disorder in the visual and auditory nerves. So illusion ले लेंगे जिसमें कि विजन इन्वॉल्व कुछ दिखने से संबंधित होता है, तो इसमें दैट इज इसमें साइट हो सकता है, कुछ हियरिंग वाली चीजें हो सकती हैं।
सो हम बोल रहे हैं कि ये डिसऑर्डर जो बोल सकते हैं ये किस में है, उसके विजुअल और ऑडिटरी नर्व्स में आ रही है, इसलिए उसको इल्यूजन हो रहा है। सो एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 डिल्यूजन फिगर सीज, तो यहाँ पे वो सच में देख रहा है, मतलब आइज का रोल हो रहा है, आइज जो जो नर्व्स वो परसीव कर रही है चीजें, उसका भी रोल है यहाँ पे। सो डिल्यूजन फिगर सीज, डिल्यूजन फैंटम सीज, delusion insect sees, delusion hearing, illusion of, delusion voices hears calling his names. The other rubrics is delusion wealth imagination of. This refers to Kent's repertory. Barthel has removed the words things and imagination from the two rubrics. तो ये जो rubrics दिए हैं delusion wealth imagination, तो ये Kent repertory से लिया गया है। सो बार्थल जो है उन्होंने थिंग्स और इमेजिनेशन वर्ड्स जो है वो रिमूव कर दिए हुए रूब्रिक्स में से। वेल्थ, 1 मिनट। हाँ, ओके। सो हाँ, वेल्थ वेल्थ का मतलब हो गया शॉर्ट ऑफ नथिंग। जैसे हमने पुअर का देखा कि कम होना कुछ, यहाँ पे किसी भी चीज तरह में कम ना होना, तो वेल्थ कुछ भी कम नहीं है उसके पास, कुछ भी चीज की कमी नहीं है। द फीलिंग इज दैट ही हैज द मीन्स टू हैव एनीथिंग ही डिजायर्स। तो यहाँ पे उसको जो महसूस हो रहा है, फीलिंग क्या है उसके पीछे, कि उसके पास उसके पास वो सारे जो मीन्स हैं, वो है जिससे कि वो हर डिजायर को, जो भी डिजायर है वो फुलफिल कर सकता है वो। बट बोथ आर रिलेवेंट टर्म्स, they have nothing to do with material gains। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये एक दूसरे के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं। एक्चुअल में उसके पास, बंदे के पास कितना है कोई चीज, मटेरियल चीजें हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। वो उसकी खुद की जो फील है उसमें है, वो उससे रिलेटेड है। A beggar on the road may feel that he lacks nothing, and an industrialist may feel that his neighbor has 20 industries while he is the owner of only 10। सो जैसे कि ये एग्जांपल से पता लगेगा कि एक भिखारी है जो रोड पे घूम रहा है, तो और उसके पास कुछ भी नहीं, बट लेकिन वो फील क्या कर रहा है कि उसके पास कुछ कमी नहीं है, ही इज हैप्पी, कुछ कम नहीं है उसको। जबकि एक बड़ा उद्योगपति होगा, वो उसको फील हो सकता है कि जो उसका जो पड़ोसी उद्योगपति है, वो उसके पास 20 कंपनीज है, 20 इंडस्ट्रीज, और उसके पास सिर्फ 10 है। मतलब वो अपने को यहाँ पे कम आंक रहा है, उसके पास कम है, वो वेल्थ में नहीं है। जबकि 10 हैं फिर भी, और वो भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं है, स्टिल ही इज फीलिंग कि उसके पास सब कुछ है। Likewise, we can expand this feeling from matter of money to matters of health, one's position in society, etc। तो इसी तरह ये जो जो फीलिंग है, इसको हम मनी से लेकर हम उसको अभी हेल्थ के मैटर में भी डाल सकते हैं, कि वो बंदा किस तरह से अपने हेल्थ को लेके महसूस कर रहा है, या उसकी जो सोसाइटी में जो पोजीशन है उसमें भी हम ये फीलिंग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। Belladonna has both the feelings side by side, and both have a corresponding effect upon each other। तो बेलाडोना में ये जो दोनों भी हैं, ये वेल्थ वाली भी पुअर वाली भी हमने देखी, तो वो क्या है, साइड बाय साइड चलते रहता है, और उसके ऊपर उसी हिसाब से उसका इफेक्ट भी आता रहता है। Here we see a very strange contrast in which each of them is limiting the field of the other। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही अनोखी चीज क्या देखेंगे, कि वो एक जो है दूसरे की फील्ड को कम कर दे रहा है, मतलब लिमिट कर दे रहा है। हमने पहले भी और 2 रूब्रिक्स में देखी थी ये चीजें, कि हाइट्स वाला और दिखाने वाली चीज दोनों एक दूसरे को कंट्रोल में रख रही है, मतलब दोनों की बाउंड्री एक दूसरे की वजह से ही तय हो जा रही है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। द फीलिंग ऑफ वेल्थ इज लिमिटिंग द फीलिंग ऑफ पॉवर्टी एंड वाइस वर्सा। तो जो वेल्थ की जो फीलिंग आ रही है, तो वो जो फीलिंग ऑफ पॉवर्टी को लिमिट कर दे रही है, कि जब वो वेल्थ महसूस हो रहा है तो तब वो पॉवर्टी की महसूस उसको नहीं आएगी, वो लिमिट। और जब वो पॉवर्टी के फीलिंग में आएगा तो वेल्थ वाली चीज वहां से गायब हो जाएगी।
तो एज सच दे आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तो ये जो है एक साथ ही काम कर रही है इस बेलाडोना में, ये दोनों फीलिंग। तो सर आगे बता रहे हैं इसको और क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सेज ही इज नॉट वेल। एग्जाम्पल के तो सर क्या बोल रहे हैं कि एक जो इंसान है वो बोला कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाट इज द मैटर, क्या क्या है तुम्हें से क्या हो रहा है? आई हैव अ लिटिल हेडेक, मुझे थोड़ा सा सर दर्द है। देन व्हाई डोंट यू टेक रेस्ट, फिर तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते हो? ही लव्स एंड रिप्लाइज, वो हंसता है और जवाब देता है, ओह फॉर दिस लिटिल प्रॉब्लम, ओ इस छोटी सी तकलीफ के लिए। आई थिंक वन शुड नॉट माइंड और गिव एनी इम्पोर्टेंट टू सच लिटिल थिंग्स। तो मुझे ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम ये सब छोटी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो ये देखा हमने कि दोनों भी यहाँ पे उसका rubric act हो रहा है, मतलब वो mindset. What this person is conveying is the even though he has a feeling of poverty, yet this feeling does not affect in any manner his feeling of being wealthy. So यहाँ पे जो बंदा ये जो क्या बताना चाह रहा है, क्या कन्वे कर रहा है कि उसको अपनी जो ये हेल्थ स्टेटस को लेके थोड़ी पॉवर्टी की फीलिंग तो आ रही है कि उसको हेडेक हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी तरह से वो कम हो रहा है उसका हेल्थ एक तरह से, लेकिन फिर भी ये फीलिंग उसको वेल्दी होने वाली जो फीलिंग है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। तभी तो वो बोल रहा है कि ये इस छोटी सी चीज को क्या वो करना है, इस पे ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे ज्यादा बॉदर नहीं होना चाहिए। लेट मी रिमाइंड यू हियर Let me remind you here that we are talking about the general nature of belladonna। तो यहाँ पे हम belladonna का जो general स्वभाव है उसकी बात हो रही है। फिर next है possessiveness, पेज नंबर 47। It will not be out of context if here I give reference to the feeling of possessiveness, which means the person does not want to part with the feeling of wealth। यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि ये सही जगह है जहाँ पे सर रेफरेंस देंगे उसकी फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस से, जिसका मतलब होता है कि जो भी किसी इंसान के पास जो चीज है उससे वो अलग नहीं होना चाहता है, उसको किसी भी कीमत में लूज नहीं करना चाहता है, तो वो वेल्थ वाली फीलिंग के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करे। जैसे it is in general nature of belladonna that in spite of heavy losses he will never allow himself to feel that he is poor। So बेलाडोना का एक जनरल स्वभाव हम देखेंगे कि उसको बहुत लॉस हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से उसको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को कभी गरीब नहीं फील होने देगा। Very near to this feeling is a feeling conveyed by the rubric frivolous। So इसी से मिलता जुलता जो फीलिंग हम बोल सकते हैं वो फीलिंग फ्रिवोलस रूब्रिक से भी आता है। फ्रिवोलस मीन्स नॉट सीरियस बट कैजुअल इन एटीट्यूड। फ्रिवोलस मीन्स जो बहुत सीरियस नहीं है, चलता है वाला एटीट्यूड है, तो कैजुअल ले रहा है चीजों को। हाउ सीरियस मे बी दैट इशू द पर्सन कंसर्न विल नॉट अलाउ हिज माइंड टू बी टैक्स्ड। तो जैसे फ्रिवोलस में भी वो एकदम हल्के में ले लेता है चीजों को, तो यहाँ पे भी वही है कि सीरियस कितना भी कोई भी इशू कितना भी सीरियस होगा, लेकिन जो बंदा उससे कंसर्न है, जैसे कोई बीमारी होगी उससे ग्रसित है अगर, तो वो लेकिन अपने माइंड को इससे बोझिल नहीं होने देगा। तब मैं ऑलरेडी देखा कि इसके पीछे क्या कारण है बेलाडोना का, तो वो उसको माइंड पे नहीं हावी होने देना चाहता है, उस जो तकलीफ को है जो सीरियस भी हो सकती है। ये फ्रिवोलस वालों का भी कुछ ऐसा ही रवैया रहता है। अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज, another rubric is unreliable promises in his। Unreliable means cannot be trusted। So दूसरा रूब्रिक जो हम देखेंगे वो अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज। तो अनरिलायबल का मतलब है जिस पे विश्वास नहीं रखा जा सकता, ट्रस्ट नहीं रख सकते हम। एंड प्रोमिसेस मीन्स द वर्ड्स गिवन, मतलब प्रॉमिस मतलब जो हम एक वादा किसी से कर दिया, जो हमने प्रॉमिस बना दी। इट मीन्स द पर्सन डज नॉट फील obliged टू स्टिक टू हिज वर्ड्स।
तो इसका अनरिलायबल आ गया, तो क्या मतलब हो गया इसका कि ये जो बंदा है वो कोई भी ऐसे ऑब्लिगेशन महसूस नहीं करता कि उसने जो वर्ड्स दिए हैं उस पे वो कायम रह सके, तो वो अपने प्रोमिसेस पे कायम नहीं रहता है। इफ एट एनी टाइम ही फील्स it is not possible for him to keep his promise, he will break it without feeling uncomfortable in any way। तो अगर किसी ऐसे वक्त पे उसको ऐसा महसूस हुआ कि अब उसको वो जो उसने प्रॉमिस की है वो अब नहीं रख सकता, तो वो उसको ब्रेक करेगा और उसमें वो कोई सी भी ऐसा असहजता उसको महसूस नहीं होगी कि भाई मैंने जो शब्द दिए थे वो मैं तोड़ रहा हूँ। सो अनरिलायबल promises in his। फिर नेक्स्ट, light desire for। Light desire for means want to keep his mind free of any tension। तो light desire का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपने दिमाग को किसी भी स्ट्रेस टेंशन से फ्री रखना चाहता है, कोई लोड नहीं चाहिए उसको। As it is beyond his capacity to keep any burden on his mind even for a moment। तो क्यों? क्योंकि वो उसकी क्षमता से ही बाहर है कि वो अपने दिमाग पे कोई बोझ रख सके तो कुछ क्षणों के लिए भी। दिस डज नॉट मीन दैट ही इज एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो ये बंदा है बेलडोना का वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। वॉट ही वॉन्ट्स टू अवॉइड इज वरीज। तो वो क्या अवॉइड करना चाह रहा है ये अपना इस तरीके के रवैये से कि वो चिंताओं को, जो वरीज है, उससे दूर रहने की कोशिश करना चाहता है। He would like to keep his promise, but somehow, if he is not able to do the same, he does not like to entertain any of your claims for it, saying he tried but could not do it, there is no remorse, etc। तो वो क्या, वो अपने जो प्रोमिसेस है उसको रखना चाहेगा, लेकिन किसी तरह का क्या होगा कि वो नहीं कर सक रहा है वैसा, तो वो कोई क्लेम नहीं लेगा कि वो सीधे क्या बोलेगा कि आई ट्राइड बट कुड नॉट डू इट। मतलब उसमें कोई उसको पछतावा, कुछ पश्चाताप नहीं हुआ कि भाई वो नहीं कर पाया जो उसको करना चाहिए था, तो वो विदाउट रिमोर्स होता है। तो लाइट डिजायर की वजह से उसका ये एटीट्यूड है इस तरीके का। फिर डिल्यूशन सेंसेशन मिसरिप्रेजेंट्स हिज। Delusion, sensation misrepresents his is the next rubric। Sensation, that is feeling, ability to feel physically। तो वो एक महसूस करने की क्षमता जो फिजिकली महसूस हो सके, तो सेंसेशन। Misrepresents is equal to represents wrongly or इनएक्यूरेटली। तो मिसर मतलब हो गया कि गलत या फिर सही सही से न कोई चीज, किसी चीज को न प्रेजेंट कर पाना। सो ये हो गया मिस रिप्रेजेंट्स। समटाइम्स ही फील्स कोल्ड ड्रिंक्स विल गिव हिम रिलीफ, बट एक्चुअली व्हेन ही टेक्स कोल्ड ड्रिंक्स दे गिव एडवर्स इफेक्ट। तो उसको महसूस होता है बेलेरोना पेशेंट को कि कुछ कोल्ड ठंडा कुछ पिएगा तो उसको कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जब वो कोल्ड पानी पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है, तो उसका उल्टा प्रभाव हो जाता है उसकी बीमारी पे। समटाइम्स ही फील्स ही रिक्वायर्स वार्म क्लोथिंग, बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइजेड दे आर एग्रीवेटिंग हिज पेन्स। तो कभी उसको ऐसा लगेगा कि भाई उसको अभी ठंडी लग रही है, गर्म कपड़े की जरूरत, तो उसको गर्म कुछ पहनना चाहिए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको ये समझना कि ये तो उसका जो दर्द हो रहा है वो और ज्यादा बढ़ा रहा है। सो फिर तो ये मिसरिप्रेजेंट हो जा रहा है उसका जो फीलिंग है, सेंसेशन है। समटाइम्स ही फील्स हॉट बाथ विल हेल्प, बट ही फाइंड्स आउट इन द एंड दैट ही रिक्वायर्ड कोल्ड बाथ एक्सेट्रा। तो कभी कभी उसको ये महसूस होता है कि उसको जो थोड़ा गर्म पानी का स्नान लेगा तो उसको अच्छा लगेगा थोड़ा, लेकिन बाद में उसको ये समझ में आता है कि उसको एक्चुअली तो ठंडे पानी की से बात की जरूरत थी, तब उसको कुछ आराम लगता। फिर डिल्यूशन नाउ वेल नाउ सिक। द नेक्स्ट rubric is delusion now well now sick। This also conforms to the sense conveyed by the previous rubric। तो ये भी डिल्यूजन नॉवेल नाउ से जो पहले के जो रूब्रिक्स चल रहे हैं उसके उन्हीं सबसे रिलेटेड ही चलेंगे। तो
So यहाँ पे one moment he feels he is sick, that is poor, and the other moment he feels he is well, that is wealthy. तो एक क्षण को तो उसको ऐसा महसूस होगा कि वो बहुत बीमार है, मतलब पुअर है, दूसरे ही क्षण उसको ऐसा लगेगा कि वो सही है, वो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है उसको, तो यहाँ वेल्दी फीलिंग आ रही है. So for this reason, when his physician inquires about his well-being, he says, from a situation like this, I am not able to conclude whether I am sick or not. So इसी वजह से ये जो उसको ऐसे हो रहा है कि कभी उसको सिक लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से वो फिजिशियन जब उसकी वेलबींग के बारे में पूछता है, तो वो क्या बोलता है कि अभी जिस सिचुएशन में मैं हूँ, तो इस सिचुएशन में मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ. सो डिल्यूशन, नाउ वेल, नाउ सिक. फिर प्ले पैशन फॉर गैम्बलिंग फॉर मनी मेकिंग. Play passion for gambling and play passion for gambling for money making are the next rubrics. So play is equal to any exercise or action undertaken by way of amusement or recreation. तो प्ले मतलब कोई भी क्रिया हो गई जो कि कुछ मनोरंजन के तौर पे किया जा रहा है. Amusement is that which occupies attention pleasantly as a pastime. तो amusement क्या है? Amusement कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि हमारा ध्यान, हमको थोड़ा प्लीजेंट फीलिंग के साथ हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित रखे, एक टाइम पास के तौर पे. फिर पैशन, समथिंग विच वन कैन नॉट रेजिस्ट और समथिंग विदाउट विच वन कैन नॉट लिव. तो पैशन मतलब हो गया कि कोई ऐसी चीज जिसको हम रेसिस्ट ही नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ उसको हम इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे वैसी चीज से, और या फिर जिसके बगैर हम जी ही नहीं सकते, तो वो हो गया पैशन. इन जनरल टर्म्स वी कॉल इट द वीकनेस ऑफ अ पर्सन. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये उसकी इंसान की कमजोरी होती है. तो गैम्बलिंग, अ वेंचर इन अ गेम ऑफ चांस फॉर हाई स्टेक्स. तो गैम्बलिंग एक ऐसा रिस्क ले लेना जो गेम का जिसमें कि बहुत मतलब दाव पे कोई बड़ी चीज लग जाए. सो मनी मेकिंग इज फॉर प्रॉफिट और टू गेन समथिंग. तो मनी मेकिंग कुछ भी लाभ होने के लिए कुछ तो गेन हो वो. ऑन द वन on the one hand, one is busy to just pass time. He will not mind whether he gains or not. On the other hand, he says, since I am taking a chance in the fond hope that maybe one day events take a favorable turn, that is gain, and I am out of the woods. तो बोला है कि मेरे पास ये जो मेरी तकलीफें हैं उसमें उसको, हाँ एक मिनट, एक लाइन मिस हुई आई थिंक सो. Since I have no other way to overcome my miseries, I am taking a chance in the fond hope that maybe one day events take a favorable turn. Okay. So क्योंकि उसको जो अभी तकलीफें ऐसा महसूस करे कि मुझे अभी जो मेरी तकलीफें हैं इसको ओवरकम करना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो एक होप के तौर पे मैं एक चांस ले रहा हूँ. तो मतलब वो इस तरीके से कि एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि फेवरेबल कुछ हो जाएगा, और मैं ये जो एक जंगल बोल सकते हैं जो मिजरीज का, तो इसमें से मैं अपने आप को निकाल पाऊंगा, एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा. सो ही टॉसेस बिटवीन द टू थॉट्स. तो इसलिए वो जो दो थॉट्स के बीच में झूलता रहता है. दिस टू rubrics also support the earlier two, that is sensation misrepresents his and delusion, now well, now sick. सो ये जो प्ले पैशन फॉर गैम्बलिंग फॉर मनी मेकिंग, ये जो है ये दो रूब्रिक्स इस बात को ही सपोर्ट करेंगे. सेंसेशन मिसरिप्रेजेंट्स एंड डिल्यूजन, नाउ वेल, नाउ सिक. सो ये थॉट्स के बीच में वो झूलता रहता है. when he sometimes when he sometimes feels well, then the well when he sometimes feels well, then the operation of the latter rubric becomes prominent, and when there's a feeling of sickness or he feels
he is not sure about anything, that is well or sick, when he says he can't say whether there is any relief or not, just is on experiments. सो कभी कभी वो क्या फील करता है कि उसको अच्छा लग रहा है, तो जो रूब्रिक है कीम डिल्यूजन नावल नाउ से कि ये रूब्रिक प्रोमिनेंट हो जा रहा है। फिर व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ सिकनेस, जब वो बीमार वाली अवस्था में हो तो वो अभी श्योर नहीं है किसी भी चीज के बारे में कि भाई वो वेल है या सिक है, और वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है, तो ये तो सेंसेशन मिसरिप्रेजेंट्स हिज। और फिर दूसरा क्या हो गया कि अभी वो एक जैसे एक्सपेरिमेंट की तरह पे, मतलब वही एक गैम्बलिंग वाली चीज आ गई कि मैं ठीक है हो जाएगा, इसमें से निकल आऊंगा। सो नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पेशेंट who on being asked how are you replies, it is very difficult for me to answer this question. सो एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट है, जब उसको पूछा गया कि तुम कैसे हो, तो उसने जवाब दिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है इस क्वेश्चन को आंसर देना। तो डॉक्टर ने पूछा वाई, क्यों? बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई फील सिक आई कंसोल माई सेल्फ, लेट इट बी एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डॉक्टर। तो क्यों बोले? क्योंकि कभी कभी मैं बीमार लगता हूँ लेकिन मैं फिर भी अपने को सांत्वना दे देता हूँ, और मैं ये छोड़ देता हूँ कि भाई ये तो डॉक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सो कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी फॉर यहाँ पे। फिर अगेन प्ले पैशन फॉर गैम्बलिंग फॉर मनी मेकिंग। आई विल रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ गिनी पिग since there exists no treatment in any other system, as I have tried almost all prominent allopaths and homeopaths, my end is definite। तो बोले कि मैं एक जो चूहा जिसपे हम लोग जैसे टेस्टिंग होती है कोई भी मेडिसिन वगैरह की, एलोपैथी ड्रग्स में भी, तो वो बोल रहा है ये बंदा कि मैं अपने को एक गिनी पिग की तरह ही प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इलाज नहीं है किसी दूसरे सिस्टम में, क्योंकि मैं जितने भी जो प्रमुख एलोपैथ नॉन एलोपैथ थे उनसे भी मैं ट्रीटमेंट करा सका हूँ, होम्योपैथ से भी करा सकता, तो मेरा तो अंत निश्चित है। सो लेट दिस बी अ केस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट का ही केस रहे। If my doctor succeeds, it will be a great discovery for mankind and for myself too। तो अगर जो मेरा डॉक्टर इसमें सफल हो गया तो ये एक बहुत बड़ी खोज हो जाएगी पूरी इंसानियत के लिए, हाँ, और फिर मेरे लिए भी। एंड वाई शुड अ सिंसियर डॉक्टर लाइक यू नॉट गेट क्रेडिट, एंड इफ आई डाई I will die with the consolation that at least I have been exerting my energies in the right direction to get rid of my disease। तो बोले और आपके जैसा जो इतना सिंसियर डॉक्टर है जो ट्रीट करने की कोशिश करे तो उसको क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अगर सपोज मैं मर गया, मतलब वो तो जब वो ठीक हो जाएगा तब क्रेडिट की बात है, और अगर मैं मर गया तो उस स्थिति में एक कंसोलेशन रहेगी, सांत्वना तो रहेगी कि मैंने मेरी जो ताकतें हैं वो सही दिशा में लगाया मेरी बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, when I feel that I am better than before and that most of the agonizing symptoms have vanished, a hope comes, maybe one day I will get total emancipation। और दूसरी तरफ जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पहले से थोड़ा ठीक हूँ, तो और जब ज्यादातर जो तकलीफ दे जो लक्षण होते हैं वो चले गए हैं, तो एक आशा आ जाती है कि मे बी एक दिन सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेट मी रिमाइंड you again that we are talking about the general nature or habit which invites objections from others, that the person involved does not find anything wrong in doing what he normally does, because he feels more comfortable and ease by adopting a particular style of life। तो सर बोले कि एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि हम जो क्या पढ़ रहे हैं, ये जो जनरल स्वभाव है, आदत है बेलाडोना की,
जो कि दूसरों से ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है कि दूसरे लोग उसके इस बिहेवियर को ऑब्जेक्ट करेंगे, और लेकिन जो पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है, जो ये सब कर रहा है, वो उसको कुछ भी रॉन्ग नहीं दिखता है ये जो कर रहा है, जो वो नॉर्मली कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये तो ज्यादा आरामदायक स्थिति है, इजीली हो पा रहा है, पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लाइफ से जीने के लिए उसको थोड़ा आराम से हो जा रहा है. So this first phase of the nature is his basic nature which is inborn. तो ये जो पहला फेज जो हम देख रहे हैं यही उसका बेसिक नेचर जो इनबॉर्न है, उसके अंदर ही है वो. Sometimes we say that the man has changed. कभी कभी हम बोलते हैं भाई इंसान ये बदल गया है. It is because the circumstances which in my view should be called external injuries which leave their charges on the mind. तो क्या बोला है कि कभी कभी बोलते हैं कि भाई इंसान बदल गया है, तो ये इसलिए वो उसकी जो परिस्थितियां हैं आसपास की उसकी वजह से है, जो कि एक एक्सटर्नल इंजरी, एक चोट का काम करती है, और वो उसके दिमाग पे एक चेंज का काम कर देती है. इफेक्ट चेंज इन द बेसिक नेचर ऑफ, और वो इस वजह से उसका बेसिक नेचर में एक चेंज क्रिएट कर देता है. इन अ प्रोलॉन्ग सिकनेस, although he tries to maintain his original nature, yet he is not able to, and then out of frustration, a change in his nature occurs. So एक बहुत लंबी बीमारी चल रही है और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो जो उसका ओरिजिनल स्वभाव है वही रहे, लेकिन वो वैसा नहीं कर पा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और फिर उसके नेचर में चेंज आ जाता है. Internally, he confesses that he did not like to the change, but circumstances forced him to change. तो वो कन्फेस करेगा, वो ये कबूल कर लेगा कि इंटरनली कि ये चेंज जो उसमें आया है वो उसको नहीं पसंद आया, लेकिन परिस्थितियों ने ही उसको ऐसा चेंज होने पे मजबूर किया है. As the sickness prolongs, he is transforming into a next stage which is taking him astray from his originality. तो जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ने की वजह से वो फिर बदलते जा रहा है, दूसरे स्टेज में आ जाता है और वो उसकी ओरिजिनलिटी से कहीं दूर उसको ले जाता है. This change is represented by the group of rubrics जो कि सेकेंड स्टेज में. तो सेकेंड स्टेज आई थिंक सो we'll do tomorrow is 26, right? तो I think so will not have class, तो आज यहीं पे रोकते हैं. Thank you everyone for joining. हाँ हाँ यस मैम, क्योंकि सैटरडे को तो फिर थर्ड आई. थैंक यू. ओके, सो हमने अभी देखा था